सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, लगातार बम्बार्डिंग हो रही थी और एम्यूनेशन हो रही थी लगातार। फायरिंग की वजह से भगदड़ हो गई थी, तो वहाँ पे जो यूक्रेन की पुलिस थी वो हमें मार रही थी इंडियंस को। बॉर्डर्स पे पहुंचे हम लोग तो इंडियंस के साथ ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा था। अनसर्टेन था, लाइक किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। कीव में ऐसा नहीं है कि छात्र सभी निकल गए, अभी भी कई हैं जो वहाँ पर फंसे हुए। डे बाय डे वहाँ पे जो माहौल था वो ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार तेज है और 8वां दिन है आज। रूस ने राजधानी कीव और खार्किव में भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों, अस्पतालों पर बमबारी हुई है। यूक्रेन ने यह भी मान लिया है कि रूसी सेना ने खारसन शहर में अपना नियंत्रण किया है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सभा में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया। रूस के फॉरेन मिनिस्टर जो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, उन्होंने ये आरोप लगाया है पश्चिमी नेताओं पर कि वो ही लगातार परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं। रूस के हमले को वैसे एक हफ्ता हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि ये साफ है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो परमाणु युद्ध ही होगा। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है रशियन फॉरेन मीडिया के साथ में, और ये आरोप लगाया है कि ये पश्चिमी नेता हैं जो इसकी बात कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि उनके सशस्त्र बलों से यूक्रेन के 1600 से अधिक सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन के 1600 से अधिक ठिकानों की तबाही मचाई है और कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान कुल 1612 लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को ये चेतावनी दी है कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़मीन तुम्हारी लाशों से नहीं पाटना चाहता हूं। इस बीच सारे प्रतिबंध लग रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव का कहना है कि उनका देश ये सुनिश्चित करना चाहता है कि रूसी अर्थव्यवस्था अपंग हो ताकि वो पुतिन और उनकी वॉर मशीन को खर्च के लिए पैसे ना दे पाएं। और आपको एक मैप के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे रूस का यूक्रेन पर धीरे धीरे कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं माइकोलाइव जो यूक्रेन के दक्षिण में यूक्रेन की सेना का जमावड़ा है। खेरासन रूसी सेना का यहां पर कब्जा हो गया है। मारियोपोल घेराबंदी करके यहां पे बमबारी हो रही है। मेलिटोपोल 25 फरवरी को रूसी सेना का यहां पर कब्जा हो चुका। रूसी सेना ने एक डैम तबाह किया है। अब खार्किव पर भी कब्जे का रूस ने दावा किया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं रूस से छात्रा आस्था राजपूत जो कि सुमी में हैं और धीरज कुमार भी यूक्रेन में हैं। आप सुमी में हैं, वहां के क्या हालात इस समय हैं आस्था? जी मैम, यहाँ पे हालात सुमी में इस वक्त सुबह से तो हमने कोई बॉम्ब वगैरह कुछ सुना नहीं है, पर कल सुबह और कल शाम को भी यहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह शुरू थी और इवैक्यूएशन का अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक भी। आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं? आप अपने घरों में रह पा रहे हैं? जरूरी चीजें जो हैं वो उसकी सप्लाई किस तरह से है? पैसों की दिक्कत आ रही है सुबह शाम के? वहां पर क्या हालात है अभी? जी, पैसों की तो दिक्कत आ रही है मैम। पैसे तो नहीं है यहाँ पे। बैंक्स में हम जब बाहर गए थे तो बैंक्स में पैसे नहीं थे, तो हमने ऐसा सोचा कि कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से हम मांगेंगे जब हमें नीड होगी। और खाने वगैरह का तो मैम यूनिवर्सिटी और कुछ संस्थाएं यहाँ पे हैं जो कर रही है। अभी फिलहाल इंतजाम तो है, पर यहाँ पे काफी बच्चे 700-800 करीब कुछ बच्चे हैं जो जिन्हें निकलने की कोशिश, जो एडवाइजरी आई है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उस हिसाब से आप लोगों ने निकलने की कोई कोशिश की है या कोई जरिया है जो आप लोग भारत आने की कोशिश करें? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से निकलने का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी की तरफ से भी कोई न्यूज नहीं है। जी धीरज, जहां आप कहाँ पे हैं? यस मैम, मैं सेम जगह पे हूँ अभी जहाँ पे आस्था है। जी, सेम हॉस्टल में हूँ अभी सुमी में। हमारे यहाँ पे एडवाइजरी जारी की थी, एम्बेसी ने, दूतावास से एडवाइजरी जारी हुई थी, बट दूसरी स्टेट्स के लिए हुई थी, लाइक ये अपने खारकोव और कीव के लिए और बाकी दूसरे कुछ शहरों के लिए। बट हमारे पे यहाँ पे कोई अटेंशन नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे जहाँ पे हम हैं।
दूतावास से पहले कुछ जब यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे कुछ एडवाइजरी जारी की थी, बट हमें मैंडेटरी नहीं कहा था कि जाओ ही, तुम इंडिया जाओ ही जाओ अभी। तो बट आप लोगों को ये उन्होंने कहा था, एडवाइजरी कब मिली थी? क्या आप लोगों को तब लगा था, जाहिर लगा होगा कि हालात इतने नहीं बिगड़ेंगे, कहा गया था कि निकले, पर ये कितनी पहले एडवाइजरी दी गई थी? वॉर से 3 या 4 दिन पहले उन्होंने बोला था, और 3 फ्लाइट्स अरेंज किए थे। यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट थे उस टाइम पे। जाहिर सी बात है कि 20,000 स्टूडेंट 3 फ्लाइट्स में तो नहीं आ सकते हैं। ये अब हम ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की गलती है या यूक्रेनियन यूनिवर्सिटी की गलती है। अब हम किसी की गलती नहीं बोल सकते, अब सबको पता है किसकी गलती है ये। जी, एक युद्ध की स्थिति है, इसमें इस तरह की मुश्किल आती है अगर वक्त के पहले नहीं निकल पाए तो। पर इस समय आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से अब कोई संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि वहां पे नेबरिंग कंट्रीज में मंत्री गए हुए हैं और लगातार वहां से फ्लाइट्स आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, इंडियन एयरफोर्स के विमान, जो कमर्शियल फ्लाइट्स, सभी से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां अभी भी हजारों छात्र हैं? जी मैम, हमारे यहाँ पे जो स्टेट है, सूमी स्टेट, यहाँ से एक स्टूडेंट भी बाहर नहीं गया अभी तक जी। बाकी सब स्टेट से इवैक्यूएशन हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली हो चुका है, बट हमारे यहाँ से एक भी स्टूडेंट अभी तक बाहर नहीं गया है। हमें यहाँ पे थोड़ा अटेंशन चाहिए। हमारी माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालें, जैसे हमें कोरोना काल में निकाला गया था। जी जी प्लीज जी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये सामने आकर इतनी मुश्किल हालात में भी बात कर पा रहे हैं, तो जरूर सुने सरकार इस बात को कि सूमी में अभी भी इन छात्रों को जरूरत है, इवैक्यूएशन वहां से नहीं हो पाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएनयू के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। इस समय जिस तरह की स्थिति बनी हुई है लड़ाई की, उसमें प्रोफेसर सचदेवा, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात रूस को जैसी उम्मीद थी वैसा कब्जा नहीं हुआ है? 8 दिन लड़ाई खिंच चुकी है, कुछ शहरों पर कब्जा है और लड़ाई चल रही है, पर वहां पे नेटो की फोर्सेस भी नेबरिंग इलाकों में हैं, तो क्या लगता है ये टकराव और बढ़ सकता है? क्या नेटो की फोर्सेस के साथ भी टकराव हो सकता है? एयर वॉरफेयर हालात जिस तरह के हैं बने हुए भी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नेटो की फोर्सेस के साथ कोई सीधा टकराव रूसी सेनाओं का होगा, और ना ही नेटो का ऐसा कोई इरादा है, क्योंकि अभी जो है स्थिति ये है कि धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं रूस वाले, कि जैसे आपने कहा कि उनको उम्मीद थी कि थोड़ा ये जल्दी पूरा कब्जा वहां पे यूक्रेन के अंदर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब क्योंकि ये खिंच गया है मामला, तो उसमें नेटो के जितने देश हैं वो कोशिश जरूर ये कर रहे हैं कि अब रूस वहां पे फंस जाए। उसके चक्कर में पूरा वहां पे हथियारों का उनको सप्लाई हो रही है, पैसे की सप्लाई हो रही है, किसी तरीके से वो युद्ध को और लंबा खींचे, यही उनकी उम्मीद है, और उसके अंदर वो रूस वहां पे फंस जाए। और रूस निश्चित तौर से ये चाहेगा कि जितनी जल्दी से ये उनका कब्जा बड़े बड़े मेन शहरों के ऊपर हो जाए, वो अपने हिसाब से उसके बाद जो भी इसको मनाना चाहता है, वहां पे अपना सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, या इसी सरकार के साथ किस तरह से बातचीत करके अपनी बातों को मनवाना चाहता है। लेकिन अभी तक स्थिति काफी गंभीर है, बहुत बमबारी जैसे का हो रही है। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि जैसे आपने छात्रों को वहां पे हमको दिखाया, अभी भी कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे हमारे सैकड़ों छात्र वहां पे फंसे हुए हैं। अब वो जो बाहर निकल जाते हैं छात्र वहां से, या किनारों पे थे, वो तो अब निकल गए हैं, वो तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और ये इलाके भी ऐसे हैं जहां पे अभी तक लड़ाई जारी है, क्योंकि जो अगर तो ये पूरे इलाके जैसे खार्किव अब आप बता रहे हैं कि मोरोलेस वो रूस के कब्जे में आ गया है, तो जो इलाके अगर रूस के कब्जे में भी आ जाएंगे तब भी शायद हमारे लिए स्थिति कोई उतनी मुश्किल नहीं रहेगी कि अब, क्योंकि रूस के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं और उनके साथ भी क्योंकि लड़ाई वहां पे बंद हो जाएगी, आप धीरे धीरे उनको रूस के साथ मिलकर भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक वहां पे वो लड़ाई चलेगी और अफरा तफरी का माहौल है, अलग किस्म की अफवाहें वहां पे चलती रहेंगी, और अगर वहां पे रेजिस्टेंस यूक्रेन की तरफ से ज्यादा आता है, तब मुश्किलें इनके लिए, बच्चों के लिए भी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ऑलरेडी आपने बताया 7-8 दिन हो चुके हैं लड़ाई को, और उनके पास राशन की दिक्कत होती है, और वहां जो लोकल लाखों लोग हैं वो भी अपने बाहर निकलने के, क्योंकि जहां पे लड़ाई ज्यादा होगी लोग अपने आप वो भी बाहर निकलेंगे वहां पे। और अभी तो वहां पे जैसे हमने देखा कि बच्चे बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट चल पा रहा है, क्योंकि कुछ भी कहीं भी गड़बड़ उसमें भी हो सकती है। तो अभी तक जब तक बच्चे स्टूडेंट हमारे जो संपर्क में हैं, तो उनसे मुझे लगता है कि पूरी कंसंट्रेशन अब इधर होनी चाहिए कि कम से कम इनको पूरी खबर मिल पाए और उनको क्या
स्ट्रेटेजी भारत की है किस तरीके से उन शहरों पे निकालना है, क्योंकि उनके पास और भी इंटेलिजेंस इनपुट होगी, उस हिसाब से इनको बच्चों को हिदायत देनी चाहिए। जी, शुक्रिया आपका प्रोफेसर सचदेवा। सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत की इस समय यही है कि कैसे वहां पर जो अभी भी हजारों छात्र हैं उनको बाहर लाया जाए। रूस के साथ अच्छे संबंध हैं भारत के, यूक्रेन और रूस दोनों के साथ ही बातचीत करके अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश, अपने छात्रों को निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। तो इस वक्त आज की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। तो वतन वापसी का जो मिशन है वो लगातार चल रहा है, लेकिन पहले आपको एक जानकारी दे दें। अभी ये खबर आई है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बातचीत की है एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे हो सकता है कि आगे कोई और बातचीत का रास्ता निकले। फ्रांस और जर्मनी, आपको याद दिला दें कि लगातार इस कोशिश में रहा है कि कूटनीति से, बातचीत से रास्ता निकल आए। इसके पहले कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब भी बातचीत की कोशिश हुई थी। तो ये जो राष्ट्रपति का वहां पे फ्रांस में राष्ट्रपति का महल है, वहां से ये जानकारी आई है कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने राष्ट्रपति पुतिन से एक बार फिर बात की है। तो इसके ऊपर सबकी नजर बनी रहेगी कि आगे से क्या निकलता है। और यूक्रेन से निकलकर उससे लगे हुए देशों में भारतीय जो पहुंचे हैं उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत देश लाया जा रहा है। पोलैंड पहुंची है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। उन्होंने वहां पे मौजूद भारतीय छात्रों से बात की है। वो अपनी आपबीती बता रहे हैं कि किस किस तरह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी और कैसे वो यहां तक पहुंच पाए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप बता रही हैं कि काफ़ी चलना पड़ा, कहाँ से कहाँ तक चल कर आएगा? हमने लबीब के आगे से स्टार्ट किया और हम बॉर्डर तक गए, चैकिंग तक। वो हमने अप्रॉक्स 50 किलोमीटर कवर किया एंड उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करके फिर 20 किलो अगेन हमने कवर किया। वी कवर्ड टोटल 70 किलोमीटर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम खातून है। और आपके साथ कितने और लड़के लड़कियाँ हैं? हम बहुत सारे स्टूडेंट थे। जब बॉर्डर्स पे पहुंचे हम लोग तो इंडियंस के साथ ज़्यादा बदसलूकी किया जा रहा था। लड़कियों को भी मारा पीटा गया और मतलब सारे कंट्री के नहीं, लेकिन हमने जब बात की तो हमें कहा गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो हम क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे। क्या ऐसा है? मैम, क्या क्राउड मैनेजमेंट में किसी कंट्री को स्पेशलिटी दिया जाता और किसी को नहीं? यूक्रेनियंस पीपल को सीधा नॉर्मली निकाल दे रहे थे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जा रहा था। आप कैसे हैं? हम लोग टर्नोपिल से टैक्सी पकड़ते बॉर्डर के लिए आए, जहाँ से क्यों स्टार्ट थी, हम लोग वहाँ पर बैठे, फिर वहाँ से हमने अप्रॉक्स 70 किलोमीटर की। तो अभी राहत फील हो रही है? अभी तो नहीं, जो फ्लाइट में बैठ गए था। अच्छा, अभी रात है आपको? हम तो अब बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद कीव से आए हैं लाइक, और कीव में हमने फायरिंग और सब कुछ देखी है। तो इट्स वेरी अभी ठीक लग रहा है? कंडीशन एकदम से बिगड़ी है। हमें एम्बेसी ने लाइक थोड़ी बहुत तो हिंट दी है बट क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि उन लोगों को भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। इस बात से थोड़े तो बच्चे नाराज है, हम लोग भी है कहीं ना कहीं, बट ये सब कुछ अनसर्टेन था। लाइक किसी को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। तो अभी इतना काफ़ी है कि उन्होंने हमें यहाँ से निकालने के लिए इतना कुछ किया। तो आप देख सकते हैं कि छात्र जो है काफ़ी हद तक राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन घर जाने का इंतज़ार ज़रूर है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर लाइन लगी हुई है और आज ही नहीं बल्कि कल भी बहुत सारे छात्र जो हैं उनको ले जाया जाएगा। और ये एक ऐसी तस्वीर है जो देखकर शायद हर भारतीय को अच्छा लगेगा, खासकर तब जब वहाँ पर एक छात्र की खारकीव में मौत हो चुकी है और एक छात्र की हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। तो इन सबको अब यहाँ से घर ले जाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर राहत की बात है। रेडियो शहर से, पोलैंड से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आखिरी चरण में मतदान होना है। 2017 में यहां की 7 सीटों में बीजेपी ने 5 जीती थी। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से अखिलेश यादव के नए सहयोगी ओपी राजभर की साख दांव पर है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने ये जानने की कोशिश की है कि गाजीपुर के लोगों के दिल में क्या है। कू में आपका स्वागत है। चुनाव पश्चिम से अवध होते हुए पूर्वांचल पहुंच चुका है। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं। गाजीपुर में बीजेपी ने 2017 में 7 में से 5 सीटें जीती थी और ये खासकर ओपी राजभर का इलाका है, जहूराबाद सीट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाजीपुर के दिल में क्या है। आप सुनिए और समझिए कि यहाँ का वोटर क्या कह रहा है। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं। नहीं, अमरवा लोग थोड़ा भोजपुरी बोलल जाई। हम बानी
गाजीपुर में और हमारे साथ बनी यहाँ के वोटर और ये सीट ओपी राजभर की बा। अब गाजीपुर के दिल में क्या है की जगह पूछते हैं, गाजीपुर के दिल में का बा। आपका नाम बताइए। हमारा नाम विशाल सिंह है। विशाल सिंह जी, अगर ये बोले ये सीट ओपी राजभर की है तो भोजपुरी में क्या बोलेंगे? इस सीट वर्तमान में ओपी राजभर विधायक पूर्व मंत्री का सीट है। मंत्री जी एजा से लड़ रहल मानन अपनी दमखम से, एजा से क्या पूरा ओपी राजभर एजा इस सीट से लड़ रहे है और खूब जमकर भोजपुरी में बोलते हैं और भोजपुरी को वो पॉपुलराइज यानी बहुत ज्यादा और गाली भी देते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जबरदस्त गरियाते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री से गोबर पथवा देंगे, अब मुख्यमंत्री से भीख मंगवा देंगे। अब देखिए जहुराबाद में लेकिन वो अपनी सीट बचा लें, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, सीट बचा लें अपनी। इस बार क्या रहेगा, वोटर क्या सोच रहा है इस बार, मुद्दे क्या है आप लोगों के? महंगाई, रोजगार, ये 2 मुद्दे हैं और तीसरा सांड जो है। तीसरा सांड मुद्दा है, ललका सांड। ललका सांड, ललका सांड मुद्दा है। आपको बोलेंगे, आपको लग रहा है ओपी राजभर यहाँ अब आ गए? बिल्कुल फाइट करेंगे। नहीं, फाइट करेंगे कि जीतेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे। वोटर के मुद्दे तो यह है कि यहाँ पर महंगाई और भ्रष्टाचार वाकई में काफ़ी बढ़ गया है और कहीं न कहीं लोगों को यह लग रहा है कि इस वक्त जो है जहुराबाद में बसपा यानी सादा फातिमा का जो है वोट काफ़ी अच्छा बोल रहा है और हमारा जहाँ तक यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सादा फातिमा ही यहाँ से निकालेंगी। जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, वो महंगाई मुद्दा नहीं देखेगा। जो सपा का वोटर है वो सपा को सपोर्ट करेगा। अरे भैया यहाँ पे हर बार यूपी में सरकार बदल जाती है, पहले बसपा थी, फिर सपा आ गई, फिर भाजपा आ गई, तो भाजपा का वोटर भाजपा को वोट कर ही रहा होगा, लेकिन बाकी लोग तो शिफ्ट होते रहते हैं ना। शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन इस समय त्रिकोणी लड़ाई है यहाँ, एकदम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहे। ठीक है, नाम बताइए। योगेंद्र कुमार राजभर। रे दादा रे दादा, इधर 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 राजभर मिल गया हमें। ओपी राजभर यहाँ से उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी ने बड़ा चेहरा बना दिया है, खूब घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जम के गरियाते हैं मोदी और योगी जी को। आप राजभर वोटर हैं, आप बताइए हमारी जनता को, आप क्या सोचते हैं? ओपी राजभर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। ओपी राजभर चुनाव जीत रहे हैं। राजभर भाई साथ में है उनके। किस लिए अच्छे लगते हैं ओपी राजभर आपको? ओपी राजभर क्यों अच्छे लगते हैं आपको? यूपी में अक्सर राजभर समाज जाना नहीं जाता था और उनके चलते ओपी राजभर के चलते सभी लोग जानने लगे कि राजभर क्या समाज होती है। इधर आओ गर्मी में, आओ। अच्छा आराम से बताइए, नाम बताइए अपना। मुलायम यादव। नाम ही मुलायम यादव है, नाम ही मुलायम यादव है। ये बटन खुल गई गुस्से में, क्यों नाराज क्यों? तो नाराज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपनी बात रखते हैं, आप अपनी बात रखिए। कौन अच्छा लग रहा है आपको? अखिलेश यादव अच्छा लगते हैं। क्यों अच्छे? बिरादरी की बात नहीं है, काम किए हैं, काम कर रहे हैं। पूछ लीजिएगा। अरे बाबू साहब को पूछ लेबे करबा, बाबू साहब को पूछ लेबे करबा। आपको अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा ना, वो खींच के लेके जाना, आपको नहीं बोलना है। अरे वो तो आपके दोस्त है, आपके दोस्त है ना, आपके दोस्त हैं। बोलेंगे हम, आपके दोस्त है ना। हाँ, दोस्त हैं तो क्या करें, ठीक है, दोस्त हैं तो अपना पार्टी वो बोले, हम जहाँ हैं तो हैं, खुल के हैं। जब बीजेपी का हाथ आया तो उन्होंने अपनी सीट जीत ली और सिर्फ डायलॉग बाजी करके, जो अपनी जातियों की बात बता के 10-20 जातियों का नाम याद करके सिर्फ वो वोटों को 5 साल यहाँ पे सिटिंग विधायक थे लेकिन काम नहीं गिना सकते हैं। राजभर समाज से हैं? जी। अच्छा, तो राजभर समाज पूरा राजभरों के साथ? जी। जी। क्यों अच्छे लगते हैं राजभर आपको? हम अपने बिरादरी के हैं। बिरादरी के हैं। काम किए हो ना किए हो? ना किए हो से कोई मतलब नहीं। अरे मतलब क्यों नहीं मतलब होना चाहिए आपको? सड़क बिजली पानी से मतलब नहीं होना चाहिए? सड़क पर नहीं चलेंगे, पानी नहीं चाहिए आपको, बिजली नहीं चाहिए? जी, हम लोग जब पहुँचे वहाँ तो हम लोग कुछ पहले तो करेंगे क्या यहाँ? अच्छा, तो फिलहाल हमने कोशिश की, टूटी फूटी भोजपुरी सही बोली हमने, लेकिन मुद्दे काफी यहाँ के लोग समझ रहे हैं। जो 80 बनाम 20 का नारा था बीजेपी का, योगी का, लेकिन उस पर जो अखिलेश यादव और उनका गठबंधन स्वामी और राजभर 85 बनाम 15 की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल में उसका असर है और पश्चिम से इलेक्शन कवर करते हुए पूर्वांचल पहुंच गए हैं। लेकिन बीजेपी का नुकसान होगा अगर जाति आधार पर वोट पड़ा, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने 2017 में की थी वही सोशल इंजीनियरिंग अब समाजवादी पार्टी ने कर ली है।
तो अब देखना होगा कि क्या 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 अहम रहेगा मुद्दा और लोग किसको वोट करेंगे। वोटर, गांव का वोटर बड़ा साइलेंट है। सहयोगी विनीत कुमार और सुनील के साथ गाजीपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है रिद्धि का। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर जातिवार जनगणना, 300 यूनिट फ्री बिजली और फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी। क्या ये अपनी बात पर खरे उतरेंगे? अक्षित आहूजा जानना चाहते हैं क्या फ्री बिजली के बहाने जनता को लालच दिया जा रहा है।